अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि सेट से रिलेटेड है। तो इंट्रोडक्शन टू सेट नोटेशंस, हम सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट की डेफिनेशन और उसकी नोटेशंस वगैरह के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। अब हम जो है इंट्रोडक्शन टू सेट्स जो है नोटेशन पढ़ेंगे। इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्टेन एनकाउंटर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज अ पाइल ऑफ बुक्स, a bunch of keys, a team of players, and a school of dolphins. In English, that is pile, bunch, and team to describe the collection of different objects. अब देखें हमारे पास जैसे प्लेयर्स का सेट हो गया, कीज का सेट हो गया। हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना कि जो है जैसे जो बंच ऑफ ग्रेप्स जो है अंगूरों का गुच्छा, तो वो सेट होता है। मैथमेटिक्स में हम इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं सेट। सेट क्या है? एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये एक कलेक्शन ऑफ जो है एलिमेंट्स का होता है, ऑब्जेक्ट्स का होता है कि जो वेल डिफाइंड और डिस्टेंट होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब वाजिया, जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब ये भी डिफाइन है कि प्लेयर खिलाड़ी ले रहे हैं हम, लेकिन ज़्यादा वेल डिफाइंड तब होगा जब आप इस तरह लिखोगे अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर। ठीक है कि क्रिकेट के प्लेयर्स की टीम, तो वो वेल डिफाइंड है कि आपको प्रॉपर पता चला। वैसे तो प्लेयर्स वो खिलाड़ी को कहते हैं ना, तो मे भी वो हॉकी की हो या जो भी हो, वेल डिफाइंड ये ज़्यादा वेल डिफाइंड तब होगा जब आप प्रॉपर उसको बता दोगे। तो वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि आप प्रॉपर वाजिया हो। और डिस्टेंट का मतलब है फ़र्क। जैसे कि देखें अगर क्रिकेट टीम लें तो शाहिद अफरीदी एक होगा, कामरान अकमल एक होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंट है ना, 11 खिलाड़ी हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ये आपके पास सेट बन रहा है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए कि सेट ऑफ द वोवल्स, ऑल द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तमाम वोवल्स का सेट, मतलब ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वोवल्स होते हैं। अब इसमें देखें अगर ए जो है हमारे पास बिलोंग कर रहा है ना एस से, तो ए इज बिलोंग्स टू एस। अगर मौजूद होगा तो हम ये सिंबल डालेंगे बिलोंग्स टू, या एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ, इस तरह आप लिखोगे। अब बी नहीं कर रहा तो आप लिखोगे इज नॉट एलिमेंट ऑफ एस। और अगर आपको कहा जाता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको इस तरह लिखोगे एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 5 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं 5 है। अब ये जो सिंबल है ये बिलोंग का सिंबल है या इज एन एलिमेंट ऑफ, ये जो डज नॉट बिलोंग का है। और एन ऑफ एस से आप बताएंगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब प्रैक्टिस नाउ पे आते हैं। प्रैक्टिस नाउ में हमारे पास ए इज द सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। इंटीजर्स हमें पता होते हैं प्लस माइनस 1 है, 0 भी इंक्लूड होता है। लेकिन अगर हम जो है पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो हम मतलब हमने प्लस में लेने, नेगेटिव नहीं लेने। और इवन का हुआ है मतलब इवन नंबर हमने लेने हैं जो कि लेस देन जो है 10 हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, तो ये आपके पास सेट बनेगा इवन नंबर का सेट। इस सेट को उन्होंने क्या कहा हुआ है, ए सेट है, तो ए का नाम देंगे हम। तो पहले पार्ट में आपने यही बताना है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इन सेट नोटेशन। हम सेट नोटेशन में लिखना था, हमने लिख लिया। सेकंड पार्ट में है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि ट्रू है या फॉल्स। अब देखें 8 है ना, ए में बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए, तो मतलब ट्रू है। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए या इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये बात भी सही है। 10 बिलोंग्स टू ए, गलत, हमने क्योंकि लेस देन 10 लेने थे, मतलब ये फॉल्स है हमारे पास। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी हमारे पास ठीक है क्योंकि 0 बिलोंग नहीं कर रहा ए में। अब अगला है यूजिंग द नोटेशन बिलोंग्स टू, ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब क्या 2 है एलिमेंट ए का? जी है, तो हम क्या करेंगे, बिलोंग्स का सिंबल डालेंगे कि ये बिलोंग करता है। 5 है, बिलोंग करता नहीं करता, तो आप क्या लगाओगे, ये सिंबल डाल के ऊपर लाइन कि बिलोंग नहीं करता। 9 बिलोंग करता है, नहीं करता, तो आप क्या लिखोगे, डज नॉट बिलोंग्स। फिर 6 में क्या है, बिलोंग कर रहा है, आप लिखोगे बिलोंग करता है। ठीक है, इस तरह। अब लास्ट वाला इसका क्वेश्चन है गिवन दैट बी, आपको गिवन है 3 6 9 12 15 से 30, मतलब 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं आपके पास। अब आपने बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एन ऑफ बी जो है हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, मतलब 3 से काउंट करें ना, 3 6 19,
ठीक है। 12, 15, फिर इसके बाद आपके पास आएगा 18, फिर 21, 24, 27 एंड 30। तो हमारे पास कितने हैं? 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 10 हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10। अच्छा, तो अब इसमें हमें गिवन है स्लाइड में वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट। अब इसमें वर्क इन पेयर्स में आपके पास 3 डिफरेंट उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। लेट एच बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल द हैंडसम बॉयज इन द क्लास। इज एच अ सेट? अगर एच जो है हैंडसम लड़कों का सेट है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है? अ सेट ए इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं? अब देखें, इन जनरल अ सेट जो है आपके पास लाजमी नहीं है कि आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ले लें। जैसे हैंडसम लड़कों का आपने सेट ले लिया है, तो वो जो है आपके पास सेट बन के है। उसमें वेल डिफाइंड और डिस्टेंट होना ज़रूरी है। अब लाजमी नहीं कि आपकी क्लास फेलोज जो हैं सारे इस बात पे एग्रीड हों कि जो आपने हैंडसम बॉयज़ चूज़ किए हैं वो उनको भी हैंडसम लगे। हर किसी की अपनी पसंद होती है, उसका अपना देखने का प्रोस्पेक्टिव होता है। मे बी जो उनको हैंडसम लग रहे हो वो आपको ना लग रहे हो, जो आपको लग रहे हो आपके क्लासमेट को ना लग रहे हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। या तो नेम मेंशन हो, जैसे कि आप सेट ले लो अली, अब्दुल्ला, सारे कोई नजरिए में ये हैंडसम है, तब तो वो वेल डिफाइंड है। अदरवाइज जैसे ये लिखा हुआ है कि हैंडसम लड़कों का क्लास में से सेट लें, तो इसमें ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी क्लास जो है एग्रीड है इन लड़कों पे कि ये हैंडसम है या नहीं। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेकेंड है हमारे पास, लेट टी बी अ कलेक्शन ऑफ 2 आइडेंटिकल पेन्स। हाउ शुड वी लिस्ट द एलिमेंट ऑफ टी? कि टी जो है 2 आइडेंटिकल पेन का जो है कलेक्शन है, ठीक है। हाउ शुड वी लिस्ट द एलिमेंट ऑफ टी? अब देखें, इस तरह तो हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्योंकि पी मैंने कहा है आपने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिखना है। आप रिपीट जो ऑब्जेक्ट जो हो रहे हैं आप उनको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे P1 P2। आप इसको सिंपल P भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 आइडेंटिकल पेन है, मतलब हमें जो है 2 एलिमेंट गिवन है, तो हमने इसलिए इसको लिखेंगे P1 P2। अब देखिए थर्ड जो है उसमें आपको वर्ड क्लेवर दिया हुआ है, आपने इसको सेट की फॉर्म में बनाकर लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको एस नाम दें आप, और इसको इस तरह लिखेंगे सी एल ई वी आर, ठीक है। आप इसको इस तरह लिखोगे क्योंकि ई इसमें रिपीट हो रहा है, और मैंने आपको बताया है अगर कोई भी आपके सेट में चीज़ रिपीट हो रही हो तो आप उसको एक ही बार लिखते हैं, आप उसको बार बार नहीं लिखते। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सी, फिर एल, फिर ई, फिर वी और फिर आर। ई 2 दफ़ा है, लेकिन जब आप सेट की फॉर्म में लिखोगे क्लेवर वर्ड को, तो आप ई 1 दफ़ा लिखोगे। तो इस तरह आपने इसको सेट की फॉर्म में लिखना है। अब हम देखेंगे डिस्क्राइबिंग अ सेट, कि हम सेट को किस तरह जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं। उन 3 फॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम अपने सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइबिंग अ सेट इन वर्ड। क्या आपको कोई भी सेट गिवन है, आप उसको वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में लिख देखो, जैसे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। तो ये इंग्लिश में आपको सेट लिखने का तरीका है। सेकेंड है लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेट इन सेट नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल इस तरह आपने लिखना है 2, 4, 6, इस तरह आप सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, नोटेशन की फॉर्म में लिस्टिंग करके, और इसको सेट इन सेट नोटेशन फॉर्म में आपने लिखना है। डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स इन अ सेट इन सेट नोटेशन, कि आप इस तरह लिखो x, ठीक है। इसको हम क्या रीड करते हैं, वी रीड दिस एज x इज सच दैट x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। तो आप इस तरह x सच दैट x और आगे इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, आप इस तरह जो है, ये थर्ड फॉर्म है सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप इन तीनों में से जो भी फॉर्म यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो अपने सेट को लिखने के लिए, ठीक है। आपको तीनों में से बाज़-औक़ात आपको क्वेश्चन मेंशन होता है कि आपने वो लिखनी है, बाज़-औक़ात नहीं मेंशन, तो आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो सेट को लिखने के लिए।
अब देखिए हमारे पास एग्जांपल 1 है. इट इज़ गिवन दैट x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a जो है लेस देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन 11 और b जो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है बिटवीन 3 एंड 11 इंक्लूसिव मतलब 3 और 11 भी शामिल होंगे और 3 और 11 को इंक्लूड करते हुए उनके दरमियान में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं वो तमाम इंक्लूड हैं. और a में जो है 2 इंक्लूड है क्योंकि लेस देन इक्वल्स 2 है ना, लेकिन 11 इंक्लूड नहीं है. मतलब 2 से लेकर आपने 11 से लेस देन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं. तो आप लिस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये आएगा ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और b में आपके पास 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 पे एंड हो रहे हैं, तो आपने सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं. अब डू a एंड b कंटेन द सेम एलिमेंट्स, इफ नॉट एक्सप्लेन व्हाई. क्या a और b में सेम एलिमेंट है? अगर नहीं है तो बताएं क्यों नहीं है. अब देखें नहीं, ये दोनों सेम तो नहीं है क्योंकि 2 जो है बिलोंग कर रहा है a में बट 2 बिलोंग नहीं कर रहा b में. इसी तरह 11 बिलोंग कर रहा है b में लेकिन a में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए ये दोनों सेम नहीं है. अब देखिए हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 1 है. इसमें भी है x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 10 एंड 18. अब आपने c जो है पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं 10 और 18 के दरमियान में, और d जो आपने 10 और 18 के दरमियान में भी लेना है और 10 लेस देन इक्वल टू मतलब 10 भी शामिल है. तो पहले आपने सेम जैसे मैंने अभी एग्जांपल 1 किया है सेम उसी तरह पहले इसको लिस्ट करें और फिर बताएं क्या इनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, और अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये रीज़न भी आपने देना है. अब आगे देखें एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 है वेल डिफाइंड सेट. अब इसमें बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रीज़न भी आपने बतानी है कि क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है उसकी भी आपने रीज़न बतानी है. अ बुक वेल लाइक्ड बाय माय क्लासमेट्स. अब ये वेल डिफाइंड नहीं है बिकॉज अब हो सकता है कि मुझे जो बुक पसंद हो मेरे क्लासमेट को ना पसंद हो, या जो उसको पसंद हो मुझे ना पसंद हो, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है ना जो मुझे सब्जेक्ट पसंद है लाजमी नहीं है मेरे क्लासमेट को भी वो पसंद हो. जैसे बाज़ स्टूडेंट को मैथ पसंद होती है, कुछ को कंप्यूटर पसंद होती है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है. नो बिकॉज अ बुक मे बी वेल लाइक बाय सम बट नॉट अदर. ये हो सकता है कि कुछ लोग इसको पसंद करते हैं और कुछ ना करते हैं. सेकेंड है अ नॉटी पीपल्स इन माई क्लास, के शरारती बच्चे जो मेरी क्लास में. अब लाजमी नहीं है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है कि जो स्टूडेंट, अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि सामने से तो बिल्कुल इनोसेंट नज़र आ रहे होते हैं लेकिन अंदर से नॉटी होते हैं, तो ये भी कंसिडर होता है कि टीचर को बस दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ टीचर्स को एक बच्चा नॉटी लगता है, दूसरी टीचर को दूसरा बच्चा नॉटी लगता है, तो ये भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है क्लास की, तो इसलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है. मैथमेटिक्स टीचर इन माई क्लास. अब ये वेल डिफाइंड है क्यों? हर बच्चे को पता है उसकी क्लास में कौन कौन सी टीचर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं. जैसे आपकी मैथ की टीचर मिस रदा है आपको पता है, इंग्लिश की टीचर मिस आसमा आपको पता है, तो ये आपका वेल डिफाइंड सेट है. ठीक है, तो वेल डिफाइंड फर्स्ट 2 जो है वेल डिफाइंड नहीं है और लास्ट 1 जो है वो वेल डिफाइंड है. अब इसमें देखिए प्रैक्टिस नाउ 2 में हमारे पास है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड सेट, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. कि क्या ये वेल डिफाइंड है तो रीजन दे. अ मूवी वेल लाइक्ड बाय माय क्लासमेट. अब ये नो है, ये वेल डिफाइंड नहीं है. लाजमी नहीं है कि जो मूवीज मुझे पसंद हो, ठीक है, वो बाकी स्टूडेंट को भी पसंद हो, मेरे क्लासमेट्स को पसंद हो, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है. अ 14-year-old पीपल इन माई क्लास. तो हर कोई अपने क्लासमेट की जो एज है वो जानता होता है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड है कि मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं 14 ईयर के, कितने 12 के, तो आपको पता होता है एज का. तो सेकंड वाला जो है वेल डिफाइंड है आपके पास, ये वेल डिफाइंड है. तो पहले वाला नो है, वो नहीं है. आई इंग्लिश टीचर इन माई स्कूल, और सबको पता होता है कि उनके स्कूल में कौन कौन सी इंग्लिश की टीचर हैं, ठीक है, और उनको कौन सी इंग्लिश की टीचर पढ़ाती हैं, या कितनी आपके स्कूल में फॉर एग्जांपल 3 है इंग्लिश की टीचर, मैथ की कितनी टीचर हैं, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड है. ठीक है, तो फर्स्ट वाला वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि मूवीज़ का हमें नहीं पता जो क्लासमेट को कौन सी पसंद है, क्योंकि इतनी डिस्कशन तो नहीं होती ना आपकी क्लास में कि आपको पता हो कि मेरे फलां लड़के को, फॉर एग्जांपल आपको अपने फ्रेंड्स का तो पता होता है कि
उनको कौन सी मूवी पसंद है, लेकिन आपको पूरी क्लास का नहीं पता होता। इसी तरह 14 ईयर ओल्ड कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में पता होता है, टीचर को भी पता होता है और आपके क्लासमेट्स को भी पता होता है। टीचर को इसलिए पता होता है कि जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लिखी हुई होती है एज, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड बनता है, तो इसलिए टीचर को भी पता होता है और आपके क्लासमेट को भी आप लोग एज आपस में डिस्कस करते हो तो इसलिए पता होता है। और इंग्लिश टीचर का भी आपको पता होता है कि आपके स्कूल में कितनी इंग्लिश टीचर्स हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड है। अब इक्वल सेट, अब हमारे पास अगर दो सेट हो, कोई भी दो सेट ले लें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इस में दी हुए ए बी आर इक्वल इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अगर दोनों में सेम एलिमेंट होंगे, मतलब जितने, फॉर एग्जांपल ए में अगर 4 एलिमेंट है तो बी में भी 4 एलिमेंट हो, ए में अगर 5 है तो बी में भी 5 हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो आप कहोगे कि वो इक्वल सेट है। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है 1 2 3 4 और दूसरी है 2 4 1 3। अब ये देखें बेशक इनकी जगह आगे पीछे ये तरतीब से लिखा हुआ है, ये जो है अरेंज नहीं है, तो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, मतलब ए जो है बी के इक्वल है क्योंकि उसमें भी 4 एलिमेंट है, उसमें भी 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये इक्वल सेट है। इक्वल सेट में आपके पास 2 सेट होंगे या 3 सेट होंगे, उनके तमाम एलिमेंट अगर सेम होंगे तो आप कहेंगे कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्योंकि इक्वल है तो इसलिए ये इक्वल सेट्स हैं। तो एम्प्टी सेट वो होगा जो खाली सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखें जैसे कि हमें ए सेट गिवन है 0 1 2, बी हमें गिवन है 0, सी हमें गिवन है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्टी का मतलब है जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। अब देखिए 0 भी एक एलिमेंट है, लेकिन अगर 0 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं है, तो वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी, इसको हम 5 प्रोनाउंस करते हैं। अब देखें ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है, बी में 1 और सी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा सी जो है एम्प्टी सेट है और आप इसको नल सेट भी कहते हो। अब देखें हमारे पास एग्जाम्पल 3 में है, इट इज गिवन दैट ए इज द सेट ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड रिदम। क्या ए जो है सेट ऑफ वॉवल है जो वर्ड रिदम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वर्ड रिदम में तो कोई भी वॉवल नहीं है, तो मतलब ए जो है हमारे पास एम्प्टी सेट है। और बी में हमें एच एलिमेंट गिवन है, मतलब 1 एलिमेंट गिवन है। अब देखिए ए और बी तो इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, बी में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि हमारे पास ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो ए में तो कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है जबकि बी में 1 एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से आप दोनों कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, एम्प्टी सेट के भी और इक्वल सेट की डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं। अब इसमें देखें प्रैक्टिस नाउ 3 जो है, इट इज गिवन दैट p जो है हमारे पास पॉजिटिव x सच दैट x इज p इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1 से लेस देन है, ठीक है। और q आपको गिवन है 0, ठीक है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट p। तो अब देखिए फर्स्ट में तो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा तो पॉजिटिव इंटीजर एक ही है, वो क्या है 0, ठीक है। पहले पार्ट का तो ये आंसर है। सेकंड में आर पी एंड क्यू इक्वल सेट वाई, क्या पी और क्यू इक्वल है, जी इक्वल है, क्योंकि क्यू में भी 0 एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट है, और पी में भी एक एलिमेंट है, तो इसलिए हमारे पास पी और क्यू जो है इक्वल है क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, तो सेट पी और क्यू बराबर है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।